करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। स्वयं इस यूट्यूब चैनल में मैं बजरंग एक बार सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम चल रहे थे विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तो आगे की जो श्रृंखला है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज ये एपिसोड हमारा तीसरे नंबर 6 एपिसोड होगा, यानी छठे नंबर का पार्ट होगा, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है दोस्तों। तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है वो देख सकें और क्वेश्चन किस टाइप से एग्ज़ाम में आते हैं वो भी सोल्व कर सके दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लगभग हमने दोस्तों 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे। एपिसोड 6 में हम करेंगे 51 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन। मैं प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आपसे ये आशा रखता हूं कि आप लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर रहे होंगे। तो देखें दोस्तों, आज का हम 2 क्वेश्चन इसमें मिस प्रिंट है, उसमें मिस प्रिंट वाले क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ और डायरेक्टली मैं आज का क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसमें 50 तक हो गए थे, मैं 53वां क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें। ठीक है दोस्तों, 53वां क्वेश्चन देखें। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपने स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका क्या कारण है, यानी कौन सा सिद्धांत के कारण ऐसा होता है। पहला ऑप्शन देखें परावर्तन, दूसरा ऑप्शन देखें बी डॉपलर प्रभाव, तीसरा ऑप्शन देखें अपवर्तन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखें दोस्तों कि ध्वनि के लिए मैंने एक सिद्धांत बताया था, कौन सा, कि ध्वनि तरंगों के लिए एक सिद्धांत लागू होता है और वह सिद्धांत ही क्या है, रेलगाड़ी पर भी लागू होता है, क्योंकि रेलगाड़ी के द्वारा जो सीटी हॉर्न बजता है वो ध्वनि तरंगों से ही संबंधित है। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डॉपलर प्रभाव के कारण। 53 का सही आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रखना, जहां भी ध्वनि हो, ध्वनि तरंगों से संबंधित हो, तो आपको डॉपलर प्रभाव या सिद्धांत को ही चुनना है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं कि ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बी 54 यानी 54वां क्वेश्चन देखें दोस्तों। 54वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ब्रह्मांड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो भी मैं ये बताऊंगा। तो यहाँ क्वेश्चन आ गया कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन देखें जीमॉन प्रभाव, दूसरा ऑप्शन देखें डॉपलर प्रभाव, तीसरा ऑप्शन देखें डी ब्रोगली प्रमेय और चौथा ऊष्मागतिकीय सिद्धांत। आप बता सकते हैं दोस्तों, अनुमान से भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो अगर देखें तो कौन सा इसका होगा, अभी जैसे बिग तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर डॉपलर प्रभाव, यानी 54 में भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 54 का भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यानी डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। ठीक है, तो 54वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 55वां क्वेश्चन देखें दोस्तों। 55वां क्वेश्चन क्या है, 96,500 कूलम विद्युत धारा से विद्युत अपघटन करने पर, यानी 96,500 कूलम विद्युत धारा से विद्युत अपघटन करने पर एसटी पर कितने लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होती है दोस्तों। ध्यान में रखेंगे, एसटीपी पर ऑक्सीजन यानी आयतन पूछा है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू दे तो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए ऑप्शन 22.4 लीटर, बी ऑप्शन 11.2 लीटर, सी ऑप्शन 5.6 लीटर, डी ऑप्शन 6.5 लीटर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी 22.4 लीटर सही हो जाएगा। एसटीपी पर आयतन पूछे तो आपको कोई भी अगर अणु परमाणु दे तो एसटीपी पर आयतन उसका 22.4 लीटर होता है दोस्तों। ठीक है, आशा रखता हूं कि आपको 55वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखें 56वां क्वेश्चन यानी 56वां क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं बोल भी रहा हूं साथ साथ क्वेश्चन। 56वां क्वेश्चन देखें, पीजो विद्युत धारा पीजो विद्युत प्रभाव डैश डैश से द्वारा विद्युत उत्पादन है, किसके द्वारा है। पहला ऑप्शन रासायनिक प्रभाव से, बी ऑप्शन परिवर्तित क्षेत्र से, सी ऑप्शन तापमान से, डी ऑप्शन दाब से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और इसका सही आंसर भी क्या है, दाब, यानी फिजो विद्युत प्रभाव, दाब के कारण विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है उसे हम फिजो विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी।
जैसे हाईवे है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे होते हैं, उनमें ये योजनाएं चल रही हैं कि गाड़ियां जितनी वगैरह चलती हैं उनके दबाव के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उस विद्युत धारा के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, फिजो विद्युत धारा कहा जाता है दोस्तों। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, फिजो विद्युत धारा सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के दबाव के कारण जो धारा उत्पन्न होती है वह प्रभाव फिजो विद्युत धारा का कहलाता है दोस्तों। ठीक है, 57वां क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एन समरूप प्रकाश बल्बों को, जिनमें से प्रत्येक को कतिपय वोल्टेज सप्लाई से पी शक्ति लेने के लिए डिजाइन किया गया है, उसी सप्लाई के साथ सीरीज में जोड़ दिए जाते हैं, वे कुल शक्ति लेंगे। ऑप्शन देखें, P बटे N2, बी ऑप्शन N इंटू पी, सी ऑप्शन P, डी ऑप्शन P बटे N। ये विद्युत धारा से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, विद्युत धारा वाला चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है उसी। सबसे पहले देखें, प्रकाश बल्ब समरूप है, समरूप का अर्थ था समांतर क्रम में जोड़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है, और समांतर क्रम में प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1। यहाँ n दे रखा है तो क्या हो जाएगा, 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/n। R का मान निकालने तो क्या हो जाएगा, n क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोस्तों। ठीक है, ये अब शक्ति पूछ रखा है, उसके लिए हम वोल्टेज में यानी ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। R आपको यहाँ दे रखा है और शक्ति का मान क्या दे रखा है दोस्तों, P शक्ति लेने के लिए यानी वोल्टेज P बराबर I इंटू एन। ये शक्ति पूछ रहा है यानी विद्युत धारा की शक्ति पूछा है तो कितनी हो जाएगी, I बराबर P बटे एन। ऐसा ऑप्शन देखें, इसमें कौन सा है, ये ओम के नियम से क्वेश्चन निकलेगा, बाकी कोई फॉर्मूला लगेगा P बटे एन के रूप में दोस्तों। ठीक है, यानी 57 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। किस प्रकार से, ओम के नियम से। V बराबर आई आर, आर का मान हमने n निकाल लिया, V का मान P दे रखा है यहाँ पर, और क्या हो जाएगा, P बराबर आई एन, I का मान पूछ रखा तो P बटे एन, यानी 57 में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आशा रखता हूँ कि 57वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 58वां क्वेश्चन देखें, भारत में आपूर्ति आवृत्ति सप्लाई फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन में छूट की अनुमति है, कितने प्रतिशत अनुमति है दोस्तों। बहुत पुराना है, नए अपडेट के अकॉर्डिंग करेंगे। वैसे इसमें मैं ऑप्शन बता देता हूँ, 5%, बी ऑप्शन 10%, सी ऑप्शन 2%, डी ऑप्शन 3%। ठीक है दोस्तों, 2000 के अकॉर्डिंग इसमें 3% आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 59वां क्वेश्चन देखें, बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं। बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं, यानी बोल्ट जो होता है उसमें 3 भाग होते हैं, आंतरिक, मध्य और सबसे लास्ट वाला यानी ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी। तो किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं, सबसे निचला, बी ऑप्शन सबसे ऊपरी, सी ऑप्शन मध्य, इनमें से कोई नहीं। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, बोल्ट की चूड़ी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज का लास्टवा क्वेश्चन 60वां क्वेश्चन है, फ्लेमिंग, ये मोस्ट क्वेश्चन लगा लेना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन, धातु के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करने के लिए। बी ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण प्रेरित धारा की दिशा को। सी ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति दिशा को। डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने की धारा की गति को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस एपिसोड यानी एपिसोड 6 में हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, 50 से 60 के क्वेश्चन किए हैं। एक दो जो मिस प्रिंट वाला है वो क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, और आगे भी हम 60 यानी 61 से 70 के क्वेश्चन एपिसोड 7 में करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।